बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हम दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम ही टेलीविज़न चैनल्स पर, अखबारात में, आपके शायद ड्राइंग रूम में ये बहस इस वक्त जारी और सारी है कि ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को जो है वो 14 साल कैद मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये 4 अहम तरीन पॉइंट्स हैं जिस पर उनको ये सज़ा सुनाई गई है, जिसमें सबसे अहम है सियासत में मदाखलत, सरकारी राज के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना और इख्तियारात और वसाइल का इस्तेमाल और गैर कानूनी जो नुकसानात उन्होंने रियासत पाकिस्तान को पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाए, उसकी पादाश में ये 14 साल कैद मुशक्कत की सज़ा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हिस्से में आई है। डिबेट ये सवाल हो रहा है और जो दूसरा पहलू है वो ज़ाहिर है कराची के जो डंपर्स हैं उस पर मैंने बात करनी है, लेकिन बिलखुसूस ज़रा पहले मौजू की तरफ हम आए। अगर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो मामलात शुरू हुए वो शायद, अगर हम बहुत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात करने का आगाज़ करें तो जनरल पाशा का नाम आता है और फिर बाकी सारे लोगों का, कि किस तरह से एक सियासी जमात को स्ट्रेंथनाइज करने की कोशिश की गई। और मुस्लिम लीग नवाज का दावा यह है कि वक्त के वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तरीके से डिसमिस करवाया गया, उनको उनके ओहदे से हटवाया गया। मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है। लेकिन जनरल फैज़ के जो मामला थे, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, टॉप सिटी वाला जो मामला था, जो हाउसिंग स्कीम थी, उसने जब जोर पकड़ा, उस पर बड़ी आवाजें उठना शुरू हुई तो फिर जरा कानों पर लोगों के कुछ आवाजें भारी हुई और उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या मामलात है। बहरकैफ, क्या जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इस सजा के बाद कहानी खत्म, पैसा हजम वाली सिचुएशन है, या यहां से नई कहानी का आगाज होगा? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिस पर हम तबसरा लेना चाहेंगे। इस तमाम तर मामले पर मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, दिफाई तज्जियाकार हैं, और ज्वाइन करने जा रहे हैं अली चिश्ती, सीनियर तज्जियाकार हैं। सो मेरा ख्याल है सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज हम अली चिश्ती साहब आपसे करना चाहेंगे। अली, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अली साहब, यकीनन आप भी इस केस को फॉलो कर रहे होंगे, हम भी कर रहे थे, लगभग 2 साल का अरसा लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये केस, आप पहले तो आप बताइए, क्या ये टॉप सिटी जब ये खुला और इस पर सारी चीजें सामने आ रही थी, ये वहां से जनरल फैज़ हमीद के मामला जो हैं वो खुलकर जो है अवाम तक पहुंचे, या लोगों तक इसके बारे में आगाही आई, या इसके पसे पर्दा और भी चीजें थी? और क्या ये केस एक टेस्ट केस के तौर पर सामने आ गया और जाहिर मामला खत्म हो गया, या अब आपको लगता है नई कहानी शुरू होगी इससे आगे और बहुत सारी चीजें? अली चिश्ती जी, सबसे पहले बहुत ही खुशाइन फैसला, और आई थिंक मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको कि ये फैसला आया। इसका इंतजार जो था 2 साल से था लोगों को, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी इब्तिदा 2017 से हुई, जब टॉप सिटी पे मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हुए मुइज़ खान की जो टॉप सिटी थी हाउसिंग स्कीम, उस पे एक इलीगल छापा पड़ा, और ऑफ कोर्स उस पे जो है वो एक तरीके से भत्ता लिया गया और उन्हें एक्सटॉर्शन और ऑफ कोर्स उन्हें भेजा रखा गया। मेरी इंफॉर्मेशन है सना, मैं कुंवर के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से हमारी करीबी दोस्ती, हम तीनों, अली रजा आब्दी, मैं और कुंवर मुइज़, बहुत ही करीबी दोस्त थे। और ऑफ कोर्स इसमें अली रजा आब्दी का भी पहलू जो GTV से ताल्लुक रखते थे आखिर में, और आप लोग मुझे पता है प्रोग्राम रखना चाहते थे। ये क्लोजर समझिए इस केस का है कि अली रजा आब्दी का भी जो मर्डर था, कत्ल था, वो इसी से रिलेटेड था केस से। ये जो साहब थे जो फैज़ हमीद जिनका नाम था, इनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स मैं बताऊं जो है मैंने देखी हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो थी वो मुझे के पास थी। और जब जितनी भी बार, आई थिंक 11 या 16 बार GHQ मुइज़ गया, तो वो रिकॉर्डिंग जो था वो मीडिया को भी लीक कर सकता था, लेकिन इतनी मैच्योरिटी थी बावजूद इसके कि देखिए कि पूरी कैंपेन के MKM लंदन से ताल्लुक से लेके मुल्क दुश्मन होने के इल्जाम लगाए गए कुंवर मुइज़ पे, और ऑफ कोर्स बाद में, लेकिन इतनी मैच्योरिटी थी कि मुइज़ ने जितने भी सबूत थे वो GHQ में जमा कराए, विद दैट अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी कि फैज़ हमीद ने जो काम किया वो हमारे मुल्क की यूनिफॉर्म पहन के किया। तो यूनिफॉर्म और GHQ और फौज का उससे ताल्लुक नहीं था, ये एक इंडिविजुअल फैज़ हमीद की कार्रवाई थी। बहुत ही अच्छा, और ये तो इब्तिदा थी। ऑफ कोर्स फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है उन्हें 4 जो है
काउंट्स पे सजा हुई। एक तो मिस यूज ऑफ ऑफिशियल अपना ऑफिस था जिसमें कुंवर मुइज और इसका ताल्लुक था। फिर उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, किस तरह से उन्होंने कुछ हार्ड डिस्क चुराई और किस तरह से इंफॉर्मेशन लीक आउट की। उसके बाद जो था किस तरह से उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि एस्पिनाज और मुल्क का डेटा जो है वो ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया और एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की जो 2 साल की मियाद होती है, उससे पहले उन्होंने ही ज्वाइंड एज एन एडवाइजर। वो भी मिसकंडक्ट और ये पूरा ऑफ कोर्स ये था और उसमें देखिए बहुत सारी बातें ये कोई कहता है कि खत्म हुआ है, ये क्लोजर है, मैं कहूँगा ये शुरुआत है। बिकॉज उसकी जो लास्ट लाइन थी कि अब 9 मई की कार्रवाई में ऑफ कोर्स जो बानी पीटीआई हैं वो भी शामिल होंगे और उसमें पूरा होगा और इसमें आर्टिकल 6 तक की बात कही है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो तो इतनी खतरनाक है, वो हाई ट्रीजन है, उसमें फांसी हो सकती है। और देखिए किस तरह से वो राब्ते में रहे, एक पैरेलल भत्ता माफिया, हम बोला पॉलिटिकल पार्टीज को जहां से हम ताल्लुक रखते हैं हम समझते थे कि वहां पर ये काम होते हैं, लेकिन हमें पता चला कि पैरेलल माफिया बनाया गया। और कुंवर मुइज तो एक विक्टिम था ऑफ कोर्स, और उसके अलावा कितने लोग जो थे उसके विक्टिम थे। उसके विक्टिम जनरल नदीम अंजुम भी थे जो कि अब अगले चीज थे। उसके विक्टिम जनरल आसिम मुनीर भी है। उसके विक्टिम जो है पाकिस्तान फौज है, पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 240 करोड़ अवाम थे। कि किस तरह से एक इदारे जिसमें पाकिस्तान इतना ट्रस्ट करता है, अंधा ट्रस्ट करता है कि आपको एक ओहदा दिया जाता है, प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशंस इन पाकिस्तान। कहते हैं कि चीफ से ज्यादा जो है पावर होती है साथी के पास, क्योंकि इस पोजीशन के पास, और उसे अब्यूज किया गया। आपका ओपिनियन आया, मैं जरा इसी को डिबेट आगे करती हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब आप भी जरा फरमाइएगा, ये जो केस था ये टेस्ट केस आपको लगता है, या आपको ये कि जाहिर एक मामला था, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं स्पेशली जो उनकी पोजीशन के हवाले से हैं, जिस तरह से उन्होंने रियासत के राज जो हैं वो लीक किए, तो ये जाहिर हाई ट्रीजन में आता है जैसे अली कह रहे हैं। लेकिन आपके नजदीक इस केस की क्या अहमियत है और इसका आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में कहानी अभी शुरू हुई है कि ये तो एक फौजी सिलसिला था जिसके अंदर से फौज के कवानीन के तहत ये इसमें फौज के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ये एक सिविलियन कोर्ट मार्शल हुआ था। जी सर। लेकिन जो लास्ट पैराग्राफ जो आईएसपीआर ने था उसमें सियासी जो मिली भगत की बात की गई थी और इसके बाद वहां पे जिस तरीके से फोमेंटिंग और एजुकेशन की बात की थी, पॉलिटिकल एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो उसके ताने बाने बनेंगे। तो उसमें लाइकली ये है कि इसमें हो सकता है कोई फौजी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं पास्ट में जो थे, या इसके बाद जो सिविलियन लिंक होगा। सो इसके ज्यादा इसकी मतलब सीरियसनेस वो होगी, क्योंकि अगर चीजें लिंक होती हैं विद 9 मई तो दैट इज डेट्रीमेंटल टू नेशनल सिक्योरिटी। तो लेकिन मसूद साहब मेरा सवाल एक और भी है ना, एक चीज लिखी जा रही है कि जनरल फैज जो है वो पीटीआई का प्रोजेक्ट थे या पीटीआई जनरल फैज का प्रोजेक्ट थी, ये भी एक डिबेट की बात है ना। कहां से मामला शुरू है वो मैंने अपने इंट्रो में कहा, शायद उससे पहले भी मामला चल रहे होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग दोनों साइड पर दोनों ने एक दूसरे को क्वेश्चन किया, या आपको लगता है कि अगर जो खबरें हम सुन रहे हैं सेंटर साहब फैसल वाडा जो फरमा रहे हैं कुछ आश्कार करने जा रहे हैं जनरल फैज इमरान खान के हवाले से, तो आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट किसका था? दोनों एक दूसरे का प्रोजेक्ट थे? देखेंगे अभी तो ये इस टाइम पे ये कहना मुश्किल ही होगा, क्योंकि अभी जो इंक्वायरी जब वो दूसरी जो स्टार्ट होगी उसमें चीजें ज्यादा एस्टेब्लिश होंगी, एक्चुअली हुआ क्या था और पीछे ताने बाने कैसे जुड़े और इसमें हुआ और इस तरह चीजें किस तरह डेवलप हुई, तो उससे चीजें ज्यादा एस्टेब्लिश होंगी, उसमें चीजें ज्यादा खुलेंगी और सब्सिक्वेंटली मेरे ख्याल में वो क्लैरिटी उससे जो उसके बाद जो फर्दर जो आप समझ ले कि इन्वेस्टिगेशंस होगी, जो अगर इसमें सिलसिला स्टार्ट होता है उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी एक्चुअली हुआ क्या था और क्या प्लानिंग थी और क्या चाह रहे थे। ऑलराइट, आप हमारे साथ रहिएगा सर। मैं अली चिश्ती आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर ये फरमाइएगा, आपने अपनी गुफ्तगू अली रजा आब्दी साहब का अहम बात की आपने, और सबसे अहम बात आपने ये की कि हम रैंक्स को और जाहिर है जो शख्सियात हैं जो इदारों में हैं उन पर एतमाद करते हैं और उसको जो ब्रीच करता है जाहिर है जो रियासत के अहम तरीन मामलात हैं उनको लीक करता है चीज़ों को, तो उसके ऊपर तो फिर ज़ाहिर फर्द वाहिद की जो कार्रवाई इस वक्त हम दिखाई दे रही है जनरल फैज के हवाले से वो सामने आ गई है। लेकिन हमने अभी माजी में एक बहुत बड़ा मार्का जीता है बुनियान मरसूस का,
اور مارکہ حق کے بعد جو لوگوں کی جو عوام کا اعتماد ہے افواج پاکستان پر، عوام پاکستان کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے، اس کاروائی کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا بوسٹر ہوگا؟ یہ کیس ٹیسٹ تو ہے ہی، چیزیں سامنے آ ہی گئی ہیں، لیکن عوام مزید اعتماد کرے گی افواج پاکستان پر، کیونکہ یہ تطہیر کا عمل جو ہے بہرحال انہوں نے اپنے ادارے سے اس کا آغاز کیا اور ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہمیں۔ دیکھیں یہ جو ہوا یہ اس میں کوئی میرے خیال سے اس میں دکھ کی بھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے۔ دکھ اس لیے کہ آف کورس ایک بہت ہی بڑا ادارہ میرے ملک کی یونیفارم پہنے ہوئے ایک ملک کے جنرل کو یہ چیز ہوئی اور کرپشن پہ ہوئی۔ اچھی چیز یہ ہے کہ احتساب کا عمل نظر آیا۔ اس چیز کو آف کورس دیکھیے بہت سارے پاکستانی ابھی بھی ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پہلے جو تھا وہ جو لوگوں کو سزائیں ہوئی معاف کر دیں، اور یہ بڑا ایک میرے خیال سے ایک اچھا جو ہے سزا ہوئی ہے، لیکن اسے آگے لے کے جانا پڑے گا، اور اگر یہ کوئی معافی تلافی بعد میں ہوئی تو ملک کا کانفیڈنس اس میں ختم ہو سکتا ہے، شیٹر ہو سکتا ہے۔ یہ چیز میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے یہ آگے جائے گی۔ 9 مئی سے کے پارلیمنٹ میں جو ہے آرٹیکل 6 کی قراردادیں ریڈی ہیں، وہ بھی لگیں گی، اس میں عمران خان بھی شامل ہوں گے، بانی پی ٹی آئی، اور آف کورس یہ جو ہے بات ہائی ٹریزن کی طرف جائے گی۔ دیکھیں کیا ہوا کہ وہاں تک 9 مئی کی بات نہیں تھی، یہ انہوں نے فوج کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش کی، انہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 9 مئی میں نکلے، یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے اداروں کے خلاف کھڑی ہو۔ یہ ایک بہت ہی سنگین الزام ہے، دس از ہائی ٹریزن، اور یہ آف کورس اسرشنز جو تھی ساری غلط ثابت ہوئی۔ فوج کا ڈی این اے ہے، وہ کبھی بھی اسٹیٹ اور اپنے ہی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جائے گی۔ دوسری بات، انہوں نے 9 مئی کے رائٹرز اس جگہ پہ بھیجے جو کہ بہت ہی سینسٹیو جگہیں تھیں، اور وہ ایسی جگہیں تھیں جس کی انفارمیشن صرف 2-3 لوگوں کو ہوتی ہے، شاید پرائم منسٹر کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ آف کورس سب لوگ اریسٹڈ ہیں۔ یہ آف کورس پھر اس میں ارشد شریف کا کیس بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں بھی کچھ بھی بات اس میں جو ہے وہ اس میں میں بتاؤں کہ ان صاحب نے جو ہے ان صاحب نے ایک سرونگ انٹیلیجنس چیف کو بھی قتل کرانے کی سازش کی، وہ بھی سامنے آئے گی، رائٹ نا؟ تو صرف یہ باتیں جو ہے یہ یہاں تک نہیں رکیں گی، چیز آگے جائے گی۔ اس کی ریپرکشنز اور پاکستانیوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان ہے جہاں جو چاہتا ہے ٹی ایل پی 2 دن میں ختم کر۔ ہندوستان کو جو ہے وہ آپ نے سبق سکھا دیا، افغانستان کو مارا اور بھی دوسرے ملکوں کا کرا۔ آج پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے جس میں ٹالرنس نہیں ہے، اور یہ سبق ہوگا سرونگ، ناٹ سرونگ، اور آنے والے لوگوں کے لیے۔ یہی تو سزاؤں کا مقصد ہے کہ آپ اگر یونیفارم پہن کے یا اداروں سے میں رہ کے جو ہے آپ غلط کام کریں گے تو آپ کو سزائیں ملیں گی اور آپ کی زندگی برباد ہوگی، رائٹ؟ تو دس از اے ویری گڈ پریسیڈنٹ جو کہ سیٹ اپ ہوا ہے۔ اب اسے جو ہے آف کورس دیکھیں، اب بہت بڑی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کہ اب اسے کس طرح لے جاتی ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ اپیل نہیں کر پائیں گے، ملٹری کورٹ میں ہی ایک اپیل ہوگی۔ اس میں کوئی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے۔ ایک ہائی مطلب پریزن سیکیورٹی پریزن میں وہ موو ہوں گے جو کہ سویلین ہوگی، لیکن آف کورس انہیں آئسولیٹڈ رکھا جائے گا۔ لیکن اب تو بات بہت آگے بڑھے گی، اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صاحب پہ معافی ہوگی، یہ معافی نہیں، اور یہ بات اب پھانسی تک علی بہت امپورٹنٹ تدریس، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بہرحال سیٹ ہوا ہے۔ فیڈرل کی بھی ذمہ داری ہے، افواج پاکستان کے ادارے نے بہرحال اپنی پوری تمام تر جو کاروائی تھی وہ عوام پاکستان کے سامنے رکھی، نہ صرف سامنے رکھی بلکہ اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو علی چشتی صاحب فرما رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ ہم نے سنا ضرور تھا کہ پاکستان میں نیا دور آئے گا، کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، لیکن حقیقت میں اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو سی ڈی ایف کی ابھی تک کی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جناب عاصم منیر صاحب کی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قائدانہ صلاحیت تو بہرحال موجود ہے جس کی پوری دنیا معترف ہے، لیکن سب سے اہم چیز ان کی شخصیت کی جو ہے وہ ان کی ڈیسیشن پاور ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر کراچی کا ایک اور معاملہ ہے، ہر گھر میں ایک اور نوحہ پڑا جا رہا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि कराची का एक और अहम मामला है जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं माजी की बात करूं तो कराची के हर घर में एक नौहा पढ़ा जा रहा होता था कि कोई अंधी गोली जो है उसके बच्चे की जान ले गई। कभी नामालूम अफराद की फायरिंग से इस शहर में लोग मरा करते थे। कभी ऐसा महसूस होता था कि किसी की गोली, किसी के नाम की निकली हुई गोली किसी के लाडले को लग जाती थी, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी के भाई को, किसी के शौहर को लग जाती थी। लेकिन आज जो नौहा कराची शहर पड़ रहा है वो डंपर्स और टैंकर्स के नाम पर पड़ रहा है। हर रोज 18 साल का बच्चा हो, अभी 12 साल का औरंगी का बच्चा हो, रोजाना, मतलब मुझे शर्म आती है और अब मुझे डर लगता है, खौफ आता है कि कराची की सड़कों पर ये टैंकर्स, ये हेवी व्हीकल्स जो आपने, जाहिर है इनका भी काम है, ये बाहर निकलते हैं, लेकिन ये किस परमिशन के तहत कराची के शहरियों को रोजाना मार रहे हैं, रोजाना किसी के बच्चे की जान ले रहे हैं और सियासी जमातें सिवाय माजरत के साथ इन खानदानों के बच्चों की नमाज जनाजा पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही हैं। क्या सियासी जमातें इस पर सियासत करना चाहती हैं या हकीकत में शहर कराची को कुछ डिलीवर करना चाहती हैं? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज हम जरा इस मामले पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आदिल अस्करी, रुकन सूबाई असेंबली MQM पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। वाया ज़ूम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक मिनिस्टर हैं IT के। तैमूर, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने भी हमें ज्वाइन किया है। आपके पास आने से पहले आदिल साहब, आपकी इजाजत से मैं सरकार से पहले बात करना चाहती हूँ। तैमूर साहब ये फरमाइएगा सर, वैसे तो इस शहर के गुनागो मसाइल हैं, हालात पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन तैमूर ये क्या मामला है? ये हैवी व्हीकल्स जो हैं सर रोजाना की बुनियाद पर बच्चों को मार रहे हैं, हम नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, 1000, 800, 1200, 1300, इसके अलावा आप इनको नकेल डालने में नाकाम क्यों है तैमूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात की है जिसपे ना तो सिर्फ दुखो अफसोस होता है पर डर लगता है। दूसरों को, बच्चों का सोच के या अपने बच्चों का सोच के, आपको मैंने खुद विटनेस किया है, खड़े खड़े मेरे लेफ्ट साइड पे एक मोटर बाइक को एक डंपर आके अल्लाह माफी दे कुछ ऊपर से चढ़ा के चला गया और ब्रेक भी नहीं लगाई। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो हुकूमत ने लिए हैं। एक तो बेसिक टाइमिंग का हमने बड़ी सख्ती की है कि डंपर जो हैं वो रात के 11 बजे से पहले ना निकलें, और उस पे अब जो है मेरे ख्याल से कुछ माह से मैंने देखा है कि अमल हो रहा है। अगर आप जाते हैं टूवर्ड्स द पोर्ट तो आप देखते हैं कि रास्ते सारे बंद करके डंपर्स खड़े हुए होते हैं एंड द वेट के जब वो टाइम हो उसके बाद निकले। पर डंपर्स के अलावा जो है जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे जो ट्रकें चल रही हैं, जो बसें चल रही हैं, डंपर्स के अलावा उनसे भी हो रहे हैं। तो ये एक तो सबसे पहले हम पर आयद होता है एज अ गवर्नमेंट, हुकूमत के तौर पर, कि हम ये मेक श्योर करें कि ये चीजें, ये इंसिडेंट्स बंद हों और कोई भी डंपर या हैवी ट्रैफिक जो है वो अपने टाइम से पहले ना आए, जिस पे कुछ बेहतरी हुई है और बेहतरी भी हो सकती है। सेकेंडली, हमारा एज सोसाइटी, एज पीपल, एज दिस सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें भी ख्याल करना चाहिए जो हमारे ये डंपर ड्राइवर्स चलाते हैं, जो उनकी एसोसिएशंस होती हैं। आपने देखा कहीं भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग उसी वक्त उस डंपर को जला देते हैं। उसके बाद उनकी आते हैं जो होते हैं लोग और आके फिर वो भी झगड़ा करते हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं जो इन्हीं शहरों में घूमते फिरते हैं, मोटरसाइकिल और साइकिल पर होतल हैं, पैदल भी चलते हैं। तो ये एज अ सोसाइटी हमें भी इस पे काम करना होगा। आपने इतनी हसास बात कह दी है कि इसके बाद मेरा आर्ग्यूमेंट करने का दिल नहीं है, लेकिन देखिए मैं जब जहां बैठी हूं यहां से मैं आवाम का सवाल आप तक पहुंचा देती हूं। अवाम, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने टाइमिंग के ऊपर ज़ाहिर एक क्लब किया है कि आपने इस वक्त तक हैवी व्हीकल्स को चलाना है। टैंकर्स जो हैं आपके, जो हैवी व्हीकल्स और हैं, वो तो देखो सड़कों पे चल रहे हैं तैमूर। और दूसरी अहम तरीन नुकता ये है कि आप ई चालान कर रहे हैं। आपने तमाम तर हैवी व्हीकल्स को एक SOP दिया है कि उन्होंने किस तरह से अपने हैवी व्हीकल्स रोड पर लाने हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि स्कूल्स के बाहर, कॉलेज और स्कूल टाइमिंग के दौरान उन रूट्स पर
एट लीस्ट टैंकर्स ना चलें, डंपर्स ना चलें. यू आर एब्सोल्युटली राइट, टाइमिंग को बहुत अच्छी तरह शायद कुछ जगहों पर मेंटेन किया जा रहा है, बट अदरवाइज अगर ये हो भी रहा है तो फिर भी बच्चे मर रहे हैं मेरे शहर के. सर जो हेवी ट्रैफिक है ना, वो तो बहुत सख्ती हो गई है, वो नहीं आ सकती. ठीक है, पर वाटर टैंकर्स के लेवल पर ये चल रहे हैं. और ये आपने बहुत ही अच्छा एक मशवरा दिया है कि उनके लिए भी जो बच्चों के स्कूल के टाइमिंग है, बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है कि मैं पहुंचाऊंगा अपनी हुकूमत के कानों तक कि यस दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट. आई डोंट नो व्हाई नो वन पिक्ड इट अप अगेन कि बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स के घंटे तक कम से कम इनको निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसके बाद वो अपनी करें. तो आई विल पास योर मैसेज फॉरवर्ड. थैंक यू वेरी मच. मेरे साथ ही रहिएगा, आपका ओपिनियन हमारे लिए बड़ा मैटर करता है. आदिल अस्करी साहब, मां सिवाय इसके कि हम और आप बैठकर, आपको मैं अपने साथ या मैं आपके साथ इसलिए मिल रही हूं क्योंकि हम भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन what you exactly think about for this specific issue on the heavy vehicles in Karachi, और ये रोजाना रोड एक्सीडेंट में एक जवान बच्चा, कोई 18 साल का, किसी का 12 साल का, किसी का कड़ियल 18 साल से लेकर 30 साल का बच्चा रोज मर रहे हैं. कोई नौजवान बच्चे, शादीशुदा जोड़ा है, वो जाता है, वो उनकी मैयतें घर आती हैं. आदिल, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का. ये है कि ये जो तैमूर तालपुर साहब हैं, ये एक वेरी फाइनेस्ट आदमी हैं, हमारे कुलीग हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध असम्बली के अंदर. और मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये मास्टर प्लान ही इस शहर का नहीं बन सका आज तक. 17 साल से हुकूमत है. हम तो सरकार से ही पूछेंगे, सरकार के जो अच्छे काम होते हैं हम उसको बोलते हैं कि भाई अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जहाँ बुरे काम होते हैं, जहाँ कोताहियाँ होती हैं, वहाँ हम उनकी निशानदेही करते हैं. और ये शहर की आवाज़ हैं. और ये जो सारा ई चालान का सिस्टम लाए हैं, इस पर पहले भी प्रोग्राम हो चुका है और ये मैं बता चुका हूँ कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते, चीज़ों को बेहतर करते, उसके बाद ई चालान लाते, सिस्टम्स लाते. ई चालान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं कराची शहर के अंदर, ये सेफ सिटी के नाम पर मंगवाए गए थे. 2014 का प्रोजेक्ट था. 11 साल के बाद ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट हुआ ई चालान से. ठीक है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है. और ई चालान भी कोई हमारा मुल्क ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो कोई लेट सपोज अमेरिका के अंदर $3,000 या $2,500 उधर की इनकम है. इसी तरह यूएई की भी 4-5 हज़ार धर्हम तनख्वाह एक आदमी की. यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में जो इनकम है सिंध में आदमी की, जो मजदूर की, वो है 37,000 रुपये. और अब जाकर कोई 40,000 रुपये हुई थी. लेकिन अब ये 37,000 रुपये के अंदर चूँकि कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है शहर के अंदर, पूरे सिंध के किसी भी शहर के अंदर आपको कोई मास ट्रांसलेट, कोई रेलवे सिस्टम चलता हुआ नज़र आ रहा हो, कोई सर्कुलर रेलवे सिस्टम से चलता हुआ नज़र आ रहा हो, कोई BRT नज़र आ रही हो, नहीं आएगी आपको नज़र. इसी तरह शहर के अंदर या इस पूरे सूबे के अंदर, सिर्फ शहर के अंदर 14,000 बसों की रिक्वायरमेंट है और अंदरूनी सिंध के अंदर तो और भी इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है. तो मैं समझता हूँ 14,000 में से 600-700 बसेस आज तक ला सके हैं. 2 आर्टरीज़ हैं यहाँ पर शहर की, एक शार फैसल और एक हसन स्क्वायर. आपने देखा है कि कोई 5-8 साल से कोई प्रोजेक्ट इस तरह से रुके जाते हैं, कोई सेंस नहीं है. इनकॉम्पिटेंसी अपने उरूज पर है, अफसरान ठीक नहीं है, सियासतदान इतने बुरे नहीं हैं. मैं आपको सच बता रहा हूँ, सियासतदान ब्यूरोक्रेसी का नाम ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली इन्वॉल्व है. आप IMF की जबान बोल रहे हैं. इनकॉम्पिटेंट हैं, बेईमान हैं, 2 नंबर हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत खाते हैं. और इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, अगर कॉम्पिटेंट और करप्ट होते तो भी ये शहर चल जाता. अच्छा, 1 मिनट रुक जाए. आपका जोर हम माजी में देख चुके हैं, आपकी जमात का जोर हमें पता है कि इन शहर की सड़कों पर आपका भी क्या जोर है, और पीपल्स पार्टी का जोर भी देखा है मैंने. मुझे ये फरमाएं कि ये जो डंपर्स एसोसिएशंस हैं, ये जो टैंकर्स एसोसिएशंस हैं, ये जो बाकी लोग हैं, इनके साथ आपका कोई राब्ता है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के, लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में आती हैं सब चीजें. ठीक हो गया. लॉ एंड ऑर्डर जब तक सियासी जमात, आदिल आप लोग वोट बैंक लेते हो, यहाँ से क्लेम करते हो कराची को. यार 2008 में आप मेरे से पूछ सकती हैं, मैं जवाबदेह हूँ उसका कि हमने क्या किया, 2005 में क्या किया. लेकिन मैं अभी 17 साल का हिसाब आप मुझसे नहीं ले सकती. मैं इस पर आवाज उठा सकता हूं. मैं आपसे 17, आपसे मैं 80 से लेकर 2025 तक का हिसाब लूंगी. आप इस शहर को क्लेम करते हैं. आदिल ना करें क्लेम. नहीं क्लेम करते हैं, उसकी वजूहात है, इसकी डायनेमिक को समझना होगा. 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें ली थी. समझना वहीं से होगा, यहां से नहीं हो सकता. मेरी बात सुने, जिसके घर से 12 साल के बच्चे का जनाजा उठता है, उसको शेख मुजीबुर रहमान से कोई लेना देना नहीं है, आपके साबिक बानी से कोई लेना देना नहीं है. मुझे ये बताएं कि आपके पास इख्तियार था, आपने सर्कुलर रेलवे चलाई? सर नहीं चलाई. यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं. 1988 के अंदर
हम लोग जापान से उसके बाद 1992 मैं बता रहा हूं, उसके बाद जब ये हम सारे प्रोग्राम्स यहां पर लेकर आ गए, सर्कुलर रेलवे लेकर आ गए, कितने साल की उम्र का एक नौजवान लड़का मेयर जो है वो यहां पर सर्कुलर रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लेकर आ गया था। जायका की बात कर रहा हूं, आपको नॉलेज है। 1988 के अंदर ये यंग 26-27 साल के नौजवान यहां पर आते हैं और इस शहर के अंदर इनकलाब आ जाता है। सिंध के अर्बन सिटी के अंदर इनकलाब बर्पा होता है। 1992 के अंदर उन्हीं बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन होता है। 1992 मुझे बोलने तो देंगी। 1992 के अंदर उन्हीं बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन ऐसा होता है कि किसी के कान काटकर उसको कनकटा, किसी की टांगे काटकर उसको लंगड़ा कहा जाता है। इनके परसेप्शन के, इनके इमेज को खराब किया जाता है। 2 चैनल्स होते थे जो चीजें दिखाते थे, इसी तरह अखबारात में होते थे। ये बच्चे उड़ के जाते हैं, सुने मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें। इसके बाद ये बच्चे जाते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में चले जाते हैं, जिसकी जितनी तालीम होती है। कोई अमेरिका जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई कतर जाता है, कोई बहरीन जाता है, कोई सऊदी अरब जाता है। आपको याद होगा कि 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो आपने वहां पर पाकिस्तान के झंडों के सब देखा है। तो ऐसी क्या वजूहात थी कि ऐसे इन मिडिल क्लास बच्चों को इस तरह से मारा गया? सुने, इधर से फिर आगे बात आती है, मुशर्रफ दौर आ जाता है। मुशर्रफ दौर के अंदर लश्करी बातें बहुत है, लेकिन जब वो लायक बच्चे नालायकी पर उतर आए तो उनको फिर लीश करना पड़ता है। ये माने आप नालायकी पर उतरे थे, इसलिए आपको लीश किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी किया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहती, 12 मई आप दोनों ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया। तो शहर का बच्चा 12 मई में भी भरा है, और आज जब मैं बात कर रही हूं 2025 में, तो भी आप ही दोनों स्टेक होल्डर्स हैं और शहर का बच्चा मर रहा है। ब्रेक शामिल करें, ब्रेक से वापस आते हैं तो तैमूर तालपुर से जरा पूछते हैं कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो आदिल अस्करी साहब डिमांड कर रहे हैं, इस पर 17 साल का जवाब क्या तैमूर तालपुर दे सकेंगे या नहीं, इस ब्रेक के बाद। कराची में हादसात का जिम्मेदार कौन है, सरकार क्या इक़दामात उठा रही है और अपोजिशन की आवाज़ें क्या सरकार तक पहुंच रही हैं या नहीं। लेकिन अवाम की जो आहो बुका है तैमूर तालपुर साहब, वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचा रही हूँ। सर, ये एक सवाल सोशल मीडिया से ही हम तक पहुंचा, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि तमाम तर जो टैंकर्स एसोसिएशंस हैं, डंपर्स एसोसिएशंस हैं या दीगर तमाम तर इस तरह के लोग हैं जिनके ट्रक्स हैं, क्या ये मेरा सवाल शायद आपको गिरा गुजरे, लेकिन क्या सरकार इनसे डर रही है, खौफजदा है, इनसे डायलॉग नहीं हो सकता, इनसे बात नहीं हो सकती, या जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अवाम खुद जो है कानून हाथ में ले लेती है, जब सरकार ना हो तो फिर ही ऐसा होता है। तैमूर साहब, क्यों हम इतना रिलक्टेंट हैं इन तमाम तर लोगों से बात करने में? हमसे मुराद मेरी सरकार यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं समझता हूं कि हुकूमत का जो है ये उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ और जस्टिस कायम रहे, कि किसी के साथ नाजायजी ना हो। ये हुकूमत का जिम्मा होता है कि कहीं किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो। ये सब हमारी ही जिम्मेदारियां हैं। और मैं समझता हूं जिस वक्त हुकूमत ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये हड़ताल कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, रोड बस बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट जैम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम ये सारी चीजें सोचने पे आ गए तो फिर हुकूमत अपना काम नहीं कर सकती। फिर हुकूमत चुप करके घर बैठ जाए। अगर कोई गलती करेगा तो तैमूर तालपुर, व्हाट अ बोल्ड स्टेटमेंट, व्हाट अ बोल्ड स्टेटमेंट। अगर आपने कहीं पर एक चोर को छोड़ दिया तो आप 100 और चोरियों के जिम्मेदार होंगे। अगर आपने एक कातिल को छोड़ दिया तो आप उन 100 और कत्ल जो उसके पीछे होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत अगर डरना शुरू हो गई या हुकूमत अगर ब्लैकमेल होना शुरू हो गई तो फिर उस हुकूमत का दी एंड होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सिंध में ऐसे चीजों से ना घबराएगी ना डरेगी। आपने बहुत बार देखा भी है, सीएम हाउस के बाहर कितनी बार धरने लगे हैं, शेलिंग हुई है, मजबूरन वाटर कैनन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये ऐसे एरिया है जहाँ पे लोग एंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक तैमूर। वेल सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया है। तैमूर तालपुर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हुकूमत डर जाए कि धरना होगा या वो बैठ जाएंगे तो फिर हुकूमत का जवाब डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन आदिल अस्करी साहब, आपको क्या लगता है कि जो बयानिया इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान देती है हमें शहर के हवाले से, वही बयानिया रिलीफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देती है?
सो आप लोग कोलैबोरेट क्यों नहीं करते फॉर द कराची आई? असल में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है, और वो ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि 2008 से 2012 में जो हमारा इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ इन एंड आउट का सिलसिला रहा, 3 बार हुकूमत छोड़ी, 3 बार गए, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट खिंचकर इतना लंबा हो चुका है। अगर हम इनके साथ नहीं भी बैठते ना, तो आवाम, हमारे जो वोटर्स हैं, हमसे पूछते हैं, शहर के बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप इनके साथ देखें, मिले हुए हैं। तो बस आपके चैनल के थ्रू हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी जो है वो आपके हुकूक की पासदारी के लिए हम एक लम्हे के लिए भी अपने कदम को पीछे नहीं रखेंगे। आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना ये ज़िम्मेदारी है हमारी, और आपके हुकूक की बात करते रहेंगे। ये हुकूक मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा इस तरह से, क्योंकि ये पाकिस्तान में आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है। आज 78 साल होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मेरा डोमिसाइल वीक है, दूसरे का डोमिसाइल स्ट्रॉन्ग है। डोमिसाइल भी बड़ा मैटर करता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे इन्होंने ये बात की कि तैमूर तालपुर ने, जैसे मैंने आपको कहा था कि ही इज़ द रिफाइनेस्ट मैन इन पीपल्स पार्टी, जब ये वज़ीर भी नहीं है, तो रिचर्ड निक्सन ने, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि रिचर्ड निक्सन था अमेरिका का प्रेसिडेंट, वाहिद प्रेसिडेंट था जिसने इस्तीफ़ा दिया था। इसने इस्तीफ़ा क्यों दिया था? एक वाटर गेटवे स्कैंडल था वाइट हाउस के अंदर, और जब उसकी 2 साल इंक्वायरी कंडक्ट हो गई और रिज़ल्ट आ गया, तो रिज़ल्ट के बाद ये मालूम चला कि उसकी वाइट हाउस की कुछ अपनी ही जो अंदर उसकी कैबिनेट की उसके लोग इन्वॉल्व थे। तो उसने कहा कि ये कैबिनेट मेरी थी, तो कैबिनेट में इस्तीफ़ा नहीं देगी। रिचर्ड निक्सन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है उसको सरेंडर करेगा, इस्तीफ़ा देगा। उसने इस्तीफ़ा दिया, और ये होते हैं महज़ब माशरों में फ़ैसले। और आज भी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हो या उनके वज़ीर हों, साइकिल चला के जाते हैं। नेक्स्ट लेवल बातें हैं ये सब। मैं सोचता हूँ कि ये मुसलमान मुल्क है, और मुसलमानों का तो जो तरीक़ेकार है, और जो हमें मजहबी तौर पर जो हमें कहा गया है उस तरीके से इस पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या वजूहत हैं, तो इसकी कई वजूहत हैं, इसकी एक नहीं है। इंटरनेशनल लॉबी भी इन्वॉल्व है, फिर पाकिस्तान के डायनेमिक्स ऐसे हैं, आसपास इसका जो ख़िता है ये बड़ा पूरी दुनिया भर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ख़िता है, तो उसको इसी तरीके से चलाया जाता है। ना ज़्यादा दिया जाएगा ना कम दिया जाएगा, इसको तरीके से चलाया जाएगा। और हश पॉलिसी तो पाकिस्तान की एक अलग है ना, उसके लिए अलग हमें अपना रास्ता निकालना होगा। लेकिन मेरा आदल सवाल फिर लौट पलट के वही है कि कराची में आप रहते हैं, कराची के आप इलेक्टेड मेंबर्स सूबाई सिंध असेंबली हैं, आप इस शहर के बच्चों के जनाजे उठाने के लिए ही हैं, उनकी नमाज जनाजा में उनके बड़ों के कांधों पे हाथ रखने के लिए हैं, या आप अमली तौर पर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हम अपनी तवक्कात उठा लें आपसे? ना, ये तो बात तय है कि इस शहर के अगर कोई नुमाइंदे हैं, और इस शहर के जो इधर बॉर्न हुआ है, जो इधर रेज हुआ है, जो मोहब्बत मुझे अपने इस ज़मीन से होगी ना, वो किसी और को नहीं हो सकती। इसका मसला ये भी है कि ये सूबा सिंध का 95% रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, और इसको डिवाइड वैसे भी 1973 में कर दिया गया था अर्बन एंड रूरल के नाम पर, इसके बारे में आपको पता है। तो रूरल साइड से जो कलेक्शन है रेवेन्यू की वो 5% है, लेकिन अलमिया ये है कि 95% जो रेवेन्यू देते हैं उनके नुमाइंदों के पास वो 5% जो रूरल से जमा होता है उसका भी इख्तियार नहीं है। ये है शहर का मसला, और इस शहर को अरबाब इख्तियार को भी देखना होगा, क्योंकि खुशहाली इस अरबाब इख्तियार को देखना होगा। आप नहीं है अरबाब इख्तियार? मुख्तलिफ हल्के हैं अरबाब इख्तियार के। आदिल, मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहती। इसमें कौमी असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? हमारे 22 के करीब मेंबर्स। क्या कर रहे हैं वो? अरबाब इख्तियार नहीं है? क्या नहीं कर? अच्छा, मुझे पीटीआई की हुकूमत शहर में आपके लड़के बच्चे रोज मर रहे हैं, आप इसके लिए एक दफा अपनी असेंबली में आवाज उठाइए। एक बार आवाज उठाइए। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद 100 क्लिप भेजूंगा, एक भी क्लिप कम हो तो आप मुझे बताइएगा। एक आदमी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर हर बार बात की है। कराची जैसा भी जितनी भी तरक्की शहर ने की है वो एमक्यूएम के दौर में की है, और एमक्यूएम ही वो जमात है जो इस शहर को बचाएगी आगे जाकर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के थ्रू, ये नस्ल भी हमारी अगर इसमें कामयाब नहीं हो सकी तो मेरी अगली नस्ल भी इस शहर के हुकूक के लिए लड़ेगी, और हर कीमत पे लड़ेगी। किसी सूरत भी हम अपने
अपने आप को पीछे आप नहीं रखेंगे। शहर के नुमाइंदे हैं, इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, इस शहर के वारिस हैं, इस शहर को ऐसे लावारिस नहीं छोड़ सकते। और जितने भी हुकूक हैं, चाहे वो 28वीं तरमीम आने वाली है, 28वीं तरमीम के अंदर दूसरे बोल रहे हैं तो इसलिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना इनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है और उस स्ट्रॉन्ग कार्ड को यूज़ कर कर वो ऐसा यूज़ करते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि सिंध के अंदर 80 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। 80 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल होने का मतलब आप समझती हैं, और 50 लाख जो बच्चे स्कूल से बाहर पढ़ने जाता है आदिल अस्करी, वो उस शहर के डंपर टैंकर्स ट्रॉलर्स उसको मार देते हैं, लोग परेशान हैं आदिल अस्करी। तालीम रास्ता, इल्म मंजिल, और इल्म में से दानिश को कशीद करेंगे तो मार्फत पाएंगे, ये समझने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अस्करी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। तैमूर तालपुर, आपका भी बेहद शुक्रिया। शहर कराची के हालात और वाकयात आपसे ढके छुपे नहीं है। मुझे प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।